आज के लेक्चर में हम रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स को जानेंगे कि रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं, फिर हम उनकी क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। पिछली क्लास में हमने टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस को डिस्कस किया। अगर आपको उनके बारे में जानना है तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन को चेक कर सकते हैं। तो चलिए आज के लेक्चर को हम बिना किसी देरी के शुरू। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कि आखिर रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं। अगर हम किसी भी बेसिक ऑर्गेनिक रिएक्शन की बात करें तो आपको पता है कि उसमें बेसिकली हमारे पास दो ही पार्ट होते हैं, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स अंडर सम कंडीशंस। रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल प्रोडक्ट मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होते हैं। जिन्होंने पीछे लेक्चर को फॉलो किया है उन्होंने देखा होगा कि हमने रिएक्टेंट्स को फर्दर स्टडी किया था टू पार्ट्स में, जिसमें से पहला पार्ट था सबस्ट्रेट और सेकंड पार्ट को हमने कहा था रिएजेंट। अब सबस्ट्रेट को हमने बोला था कि जो लेस रिएक्टिव रिएक्टेंट है और रिएजेंट को बोला था हमने जो मोर रिएक्टिव रिएक्टेंट है उसको हमने रिएजेंट बोला था। तो अगर आपको किसी रिएक्शन में सबस्ट्रेट कैसे फाइंड आउट करते हैं, रिएजेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, अगर आपको उसके बारे में जानना है तो आप लेक्चर नंबर 2 को रेफ़र कर सकते हैं। तो चलिए आप जिस प्रोसेस में रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट में, उस प्रोसेस के इंटरमीडिएट में, उस प्रोसेस के इंटरमीडिएट यानी बीच में, उस प्रोसेस के बीच में हमारे पास एक हाईली रिएक्टिव स्पीशीज फॉर्म होती है। हाईली रिएक्टिव स्पीशीज फॉर्म होती है जो कि बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होती है, यानी उसका जो लाइफ स्पैन है वो बहुत थोड़ा होता है, यानी शॉर्ट लिव्ड। अब वो शॉर्ट लिव्ड क्यों होती है? क्योंकि वो जो स्पीशीज़ हैं वो हाईली अनस्टेबल होती है और ये स्पीशीज़ फॉर्म होती है रिएक्शन के इंटरमीडिएट में। तो ऐसी स्पीशीज़, ऐसी इंटरमीडिएट स्पीशीज़ हमें बोलना चाहिए जो कि हाईली रिएक्टिव हों, शॉर्ट लिव्ड हों और रिएक्शन के बीच में फॉर्म हो। ऐसी स्पीशीज़ को हम बोलते हैं रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स। अगर हम डेफिनेशन को लिखना चाहें तो हम ये लिख सकते हैं कि रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स यानी दीज आर हाईली रिएक्टिव एंड शॉर्ट लिव्ड स्पीशीज। हम एक बार पूरी स्टोरी को रिपीट कर लेते हैं। हम देख रहे हैं आज रिएक्टिव इंटरमीडिएट। हमें पता है कि रिएक्शन में हमारे पास दो ही पार्ट होते हैं, रिएक्टेंट कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट मॉलिक्यूल में। रिएक्टेंट के फर्दर दो पार्ट हमने डिस्कस किए, सबस्ट्रेट और रिएजेंट। अब जिस प्रोसेस के अंडर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है उस प्रोसेस के इंटरमीडिएट में हमारे पास एक हाईली रिएक्टिव स्पीशीज़ फॉर्म होती है और वो जो हाईली रिएक्टिव स्पीशीज़ है उसमें कमाल की बात है कि वो शॉर्ट लिव्ड है, यानी उसका लाइफ स्पैन है जो बहुत थोड़ा है और वो काफ़ी अनस्टेबल है। तो मतलब दीज आर हाईली रिएक्टिव एंड शॉर्ट लिव्ड स्पीशीज़। उन स्पीशीज़ को हम क्या बोल देते हैं? रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स। तो आप रिएक्टिव इंटरमीडिएट की डेफिनेशन को नोट करें, फिर हम रिएक्टिव इंटरमीडिएट की क्लासिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स को देखते हैं। सम एग्जाम्पल्स ऑफ रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स आर। सबसे पहला हम लेते हैं एग्जाम्पल कार्बोकैटायन। अगर आपने पिछले लेक्चर्स को फॉलो किया है तो कुछ फैमिलियर नेम लग रहा होगा, कार्बोकैटायन। सेकंड जो एग्जाम्पल हम लेंगे वो है कार्बेनायन। थर्ड जो एग्जाम्पल है वो है फ्री रेडिकल्स। फोर्थ जो एग्जाम्पल है वो है हमारे पास कार्बीन। फिफ्थ जो एग्जाम्पल है वो है हमारे पास नाइट्रीन। सेवन्थ जो हमारे पास एग्जाम्पल है, सिक्स्थ वो है एराइंस। और जो हमारे पास सेवन्थ एग्जाम्पल है वो है एनाअमाइंस, एनाअमीन्स या कुछ भी बोल लीजिए। तो आप इन एग्जाम्पल को नोट करें, फिर हम हमारी आज की पहली रिएक्टिव इंटरमीडिएट स्पीशीज़ यानी कार्बोकैटायन को फुल डिटेल में डिस्कस करते हैं।
तो चलिए हेडिंग लगाइए कार्बोकैटायन, जो कि हमारी आज की पहली रिएक्टिव इंटरमीडिएट स्पीशीज़ होगी। तो चलिए सबसे पहले हम कार्बोकैटायन की डेफिनेशन को समझते हैं, फिर हम उसको एक एग्जांपल के थ्रू अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं कि कार्बोकैटायन की डेफिनेशन क्या कहती है कि कार्बोकैटायन आर दोज केमिकल स्पीशीज़ carrying positive charge on a carbon which has only 6 electrons in its valence shell। यानी ऐसी स्पीशीज़ जिसमें कार्बन एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो और उस कार्बन एटम के वैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन हो, ऐसी स्पीशीज़ को हम क्या बोलते हैं? कार्बोकैटायन। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। हम एग्जाम्पल सबसे सिंपलर कार्बोकैटायन के एग्जाम्पल ले रहे हैं, मिथाइल कार्बोकैटायन। हम इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को थोड़ा एक्सपेंड करके देखते हैं, CHH प्लस मिथाइल कार्बोकैटायन। अब इसके बारे में सबसे पहली इंफॉर्मेशन हम देखते हैं कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अगर आपने इलेक्ट्रोफाइल वाले लेक्चर को फॉलो किया है तो वहाँ हमने इलेक्ट्रोफाइल में कार्बोकैटायन का एग्जाम्पल देखा था कि कार्बोकैटायन एज ए इलेक्ट्रोफाइल यानी इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज़, यह हम बोल सकते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़ है। तो हम बोल सकते हैं कि जो कार्बोकैटायन है वो एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़ है, बिल्कुल बोल सकते हैं हम। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़ आखिर क्यों हैं। अब आप देखिए कि मिथाइल कार्बोकैटायन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं? 1 2, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन हैं। अब केमिकल बॉन्डिंग में अगर आपने ऑक्टेट रूल को देखा है तो ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि एवरी मॉलिक्यूल टेंड्स टू स्टेबलाइज बाय कंप्लीटिंग इट्स ऑक्टेट, यानी हर मॉलिक्यूल ऑक्टेट कंप्लीट करके स्टेबल होना चाहेगा। अब यह है कि हमारे पास रिएक्टिव इंटरमीडिएट का एक टाइप, और रिएक्टिव इंटरमीडिएट हाईली रिएक्टिव होते हैं क्योंकि वो हाईली अनस्टेबल हैं। हाईली रिएक्टिव होने से वो स्टेबल हो जाएंगे, यानी ऑक्टेट पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो इसका आंसर तो हमें मिल गया कि ऑक्टेट कंप्लीट करने के ऑर्डर से जो कार्बोकैटायन है वो हाईली रिएक्टिव है, यानी इसके ऊपर एक ग्रेटर टेंडेंसी होगी कि इलेक्ट्रॉन पेयर को ये एक्सेप्ट करेगा, जिससे ये स्टेबल बन जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि इन ऑर्डर टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, it has stronger tendency to accept a pair of electron, और इसीलिए हमने इसको क्या बोला कि एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, क्योंकि इसके वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? जो मिथाइल कार्बोकैटायन है 6 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। एक बार हम पूरी स्टोरी को रिपीट कर लेते हैं। हमारा जो सबसे पहला रिएक्टिव इंटरमीडिएट है वो है कार्बोकैटायन, ऐसी केमिकल स्पीशीज जिसमें कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो और उसके ऊपर 6 इलेक्ट्रॉन हो वैलेंस शेल में, ऐसी स्पीशीज को हम बोलते हैं कार्बोकैटायन। सबसे सिंपल कार्बोकैटायन है हमारे पास मिथाइल कार्बोकैटायन। हमने कहा कि भाई ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है। हमारे पास क्वेश्चन आता है कि आखिर ऐसा क्यों है? क्योंकि ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग हर मॉलिक्यूल स्टेबल होगा ऑक्टेट कंप्लीट करके, तो मतलब ये मॉलिक्यूल भी ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा, यानी इलेक्ट्रॉन को इजीली अपने तरफ एक्सेप्ट करेगा। और ऐसी स्पीशीज को, जो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज है, उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। यानी हम बोल सकते हैं कि कार्बोकैटायन कैन आल्सो बी रिगार्डेड एज एन इलेक्ट्रोफाइल। तो चलिए आप इसे नोट करें, फिर हम देखेंगे कि कार्बोकैटायन को हम कैसे जनरेट कर सकते हैं।
तो चलिए हेडिंग लगाइए कार्बोकैटायन में ही जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन। उससे पहले मैं आपके साथ एक कॉन्सेप्ट शेयर करना चाहूँगा। अगर आपने बॉन्ड फ्यूशन वाले लेक्चर को देखा है तो आपके लिए इजी है, लेकिन फिर भी मैं आपको वो कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि अगर हमारे पास दो एटम हैं, दीज एटम्स आर जॉइनिंग बाय कोवलेंट बॉन्ड ए एंड बी, और मैं यहाँ पर एक डिस्क्लेमर डाल रहा हूँ कि बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम देन ए। जब हम इसकी हेट्रोलिसिस करते हैं, अगर आपको होमोलिसिस हेट्रोलिसिस को डिटेल में डिस्कस करना है तो आप हमारे फर्स्ट लेक्चर को रेफ़र कर सकते हैं, लेकिन फॉर द टाइमिंग मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जब हम हेट्रोलिसिस करते हैं तो जो एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जो हमारे पास दो एटम हैं उनमें से जो एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जब वो इस मॉलिक्यूल को लीव करता है, इसे हम लीविंग ग्रुप बोलेंगे, इसलिए जो मॉलिक्यूल को लीव करता है तो ये अपने साथ दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर को ले जाता है, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन गए उसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, और जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन आए, इलेक्ट्रॉन पेयर्स आए, उसको हम बोलते हैं नेगेटिव। तो इन दोनों स्पीशीज़ को हम बोलते हैं आयंस, पॉजिटिव चार्ज वाले को कैटायन और नेगेटिव चार्ज वाले को एनायन। इन सब को हमने फर्स्ट लेक्चर में बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो ऐसी क्लीवेज जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर लिविंग ग्रुप ले जाए, ऐसी क्लीवेज को हम बोलते हैं हेट्रोलिसिस, और हेट्रोलिसिस से ही कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होती है। अगर जो A+ है यहाँ पर कार्बन होता और कार्बन के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, हमने कार्बोकैटायन की डेफिनेशन में देखा, उसे हम क्या बोलते हैं, कार्बोकैटायन। तो हम यहाँ लिख भी सकते हैं कि कार्बोकैटायंस are formed by हेट्रोलिसिस, या हेट्रोलिटिकल क्लीवेज भी बोल सकते हैं हम, हेट्रोलिसिस इन विच वन एटम टेक्स अवे बोथ द इलेक्ट्रॉन पेयर। अब आप देख सकते हैं कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है किसी भी एटम की, कि वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर को कितना अट्रैक्ट कर सकता है। अब मैं बोल रहा हूँ कि बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन ए, मतलब बी की टेंडेंसी ज़्यादा है कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रख सकता है। तो आप इसे नोट करें, फिर हम देखेंगे जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायंस को। तो चलिए सबसे पहला मेथड हम देखते हैं, बाय आयोनाइजेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड इन पोलर सॉल्वेंट, जैसे वाटर हो गया, इन पोलर सॉल्वेंट। अभी हम इसे देखते हैं। एल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल लेते हैं हम, RX यहाँ पे क्या है, हेलोजन एटम, और R क्या है हमारे पास, कोई भी एल्काइल ग्रुप, और इसे हम बोलते हैं एल्काइल हैलाइड। तो जब हम इसे आयोनाइज करते हैं, यानी आयोनाइजेशन करते हैं जब हम एल्काइल हैलाइड का, तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, हेट्रोलिसिस होगी और बोथ द इलेक्ट्रॉन पेयर टेक्स अवे। ऑब्वियसली जो हैलोजन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है कार्बन से, तो जिससे इलेक्ट्रॉन गए उसके ऊपर तो आ गया पॉजिटिव चार्ज, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन आए उसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज। इन स्पीशीज़ को हम क्या बोलते हैं, आयंस। एक एग्जांपल देखते हैं, CH3 CH2 Cl, इसका कॉमन नेम क्या बन जाएगा, इथाइल क्लोराइड। इसकी हमने आयोनाइजेशन की,
तो इसकी हेटेरोलिसिस होगी। जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है टेक बोथ द इलेक्ट्रॉन पेयर्स अवे, CH3CH जिसके पास इलेक्ट्रॉन गए उसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, और जिसने इलेक्ट्रॉन लिए उसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज। ये ऊपर पॉजिटिव चार्ज है इसे हम बोलते हैं इथाइल कार्बोकैटायन। और जो हमारे पास लिविंग ग्रुप है ये है क्लोराइड आयन। आई रिपीट, सबसे पहला मेथड हम जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन में कर रहे हैं बाय आयोनाइजेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड इन पोलर सॉल्वेंट। यहाँ पर आयोनाइजेशन करते हैं तो ये मॉलिक्यूल हेटेरोलिटिकल क्लीवेज में चला जाता है, यानी वन एटम टेक अवे बोथ द इलेक्ट्रॉन पेयर। और कौन सा एटम इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर के जाएगा? जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। हेलोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए वो इलेक्ट्रॉन पेयर ले गया और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इनको हम बोलते हैं आयंस। हमने एग्जाम्पल लिया इथाइल क्लोराइड का, हमारे पास इथाइल कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हुई और क्लोराइड आयन कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसलिए कार्बोकैटायन। आप इसे नोट करें, फिर हम एक और मेथड देखेंगे जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन का। तो चलिए, जो हमारा नेक्स्ट मेथड है यानी बी, वो है बाय प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल फॉलोड बाय डिहाइड्रेशन यानी रिमूवल ऑफ वाटर। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी इस टर्म को देखा है, डिहाइड्रेशन। अब हम कोई भी अल्कोहल मॉलिक्यूल ले लेते हैं, से ROH। OH है यहाँ पर हाइड्रोक्सी ग्रुप, R है एल्काइल ग्रुप। हम इसकी प्रोटोनेशन करते हैं यानी एडिशन ऑफ प्रोटॉन। तो हमारे पास जो स्पीशीज बनती है वो कुछ इस तरीके से बनती है, OH2 पॉजिटिव। अब हमें पता है ऑक्सीजन इज ए हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज इज हाईली अनस्टेबल। तो ये लिविंग ग्रुप यानी टेक अवे बोथ द इलेक्ट्रॉन पेयर, जिसके पास से इलेक्ट्रॉन गए उसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, और ये न्यूट्रल एटम यानी वाटर, न्यूट्रल मॉलिक्यूल सॉरी। तो ऐसे ही एग्जांपल लेते हैं हम CH3CH2OH का। इसका कॉमन नेम क्या बनेगा? इथाइल एल्कोहल। वेरी नाइस। जब हम इसकी प्रोटोनेशन करते हैं तो हमारे पास जो स्पीशीज बनती है CH3CH2OH2 पॉजिटिव। और जब प्रोटोनेशन हो उसके बाद हम डिहाइड्रेशन यानी रिमूवल ऑफ वाटर माइनस वाटर करते हैं, तो हमारे पास जो स्पीशीज फॉर्म होती है वो होगी CH3CH2 पॉजिटिव यानी कार्बोकैटायन। और इस कार्बोकैटायन को हम क्या बोलते हैं? इथाइल कार्बोकैटायन। आई रिपीट, सबसे पहले हमने अल्कोहल की प्रोटोनेशन की, उसके बाद हमने इसका डिहाइड्रेशन किया यानी रिमूवल ऑफ वाटर। वाटर रिमूव क्यों हुआ? आप देख सकते हैं ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हाईली अनस्टेबल, लिविंग ग्रुप टेक अवे बोथ द लोन पेयर यानी हेटेरोलिसिस हो रही है और हमारे पास कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है। आप इसे नोट करें, फिर हम एक और मेथड की तरफ चलते हैं। तो चलिए अब हम थर्ड मेथड की तरफ चलते हैं, सी, जो कि स्पेशली एल्काइल फ्लोराइड से रिलेटेड है। बाय एक्शन ऑफ सुपर एसिड्स। यहाँ पर मैंने ये मेथड इसीलिए लिया ताकि आपको सुपर एसिड्स के कॉन्सेप्ट के बारे में पता चल सके। सुपर एसिड्स ऑन एल्काइल फ्लोराइड। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आखिर हमारे पास सुपर एसिड्स क्या होते हैं। तो इसके बारे में आपको थोड़ी बेसिक नॉलेज दे देता हूँ कि SbF5 प्लस HF या SbF5 प्लस FSO3H को जब हम मिक्स करते हैं या तो SO2 से या SO2ClF से, तो हमारे पास जो सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड होता है वो काफ़ी स्ट्रोंगर एसिड यानी स्ट्रोंगेस्ट एसिड होता है। और इन एसिड्स को हम नाम देते हैं सुपर एसिड्स।
क्या नाम देते हैं, सुपर एसिड्स। तो अब हम देखते हैं कि इसका एल्काइल फ्लोराइड से हम कार्बोकेटायन फॉर्म करने में कैसे यूज़ कर सकते हैं। जब हम एल्काइल फ्लोराइड का ट्रीटमेंट करते हैं सुपर एसिड से, यानी SbF5HF या FSO3H, तो हमारे पास बनता है R पॉजिटिव प्लस F नेगेटिव, यानी फ्लोराइड आयन। एग्जाम्पल देखेंगे, इथाइल कार्बोकेटायन की ही फॉर्मेशन करते हैं, CH3CH2F प्लस SbF5, या तो HF होगा या FSO3H होगा। तो लिविंग ग्रुप टेक अवे both the electron pair because fluorine is more electronegative than carbon, then we obtain product as ethyl carbocation and which take electron pair is fluoride ion। इसे हम क्या बोलते हैं, हम इथाइल कार्बोकेटायन। इसी तरीके से हमारे पास सेवरल मेथड्स है जिससे हम कार्बोकेटायन की जनरेशन कर सकते हैं, जिसमें हमने 3 मेथड को यहाँ डिस्कस किया। आप इसे नोट करें, फिर हम कार्बोकेटायन की क्लासिफिकेशन पर चलेंगे कि कैसे प्राइमरी कार्बोकेटायन आइडेंटिफाई की जाए, सेकेंडरी कैसे और टर्शरी कैसे। तो चलिए अब हम देखते हैं कार्बोकेटायन की क्लासिफिकेशन के ऊपर। मैं आपके पास यहाँ पर एग्जांपल लेता हूँ। सबसे पहले इथाइल कार्बोकेटायन का। अब कार्बोकेटायन प्राइमरी होगा, सेकेंडरी होगा, टर्शरी, ये बात डिपेंड करेगा कि जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी। आई रिपीट कि कार्बोकेटायन प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है, ये हमें कैसे पता चलेगा कि अगर जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है अगर वो प्राइमरी कार्बन है तो प्राइमरी कार्बोकेटायन, सेकेंडरी है तो सेकेंडरी कार्बोकेटायन। अब अगर जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो डायरेक्टली एक कार्बन से लिंक है तो ऐसे कार्बोकेटायन को हम बोलते हैं प्राइमरी कार्बोकेटायन। और इसका नेम क्या है, अभी हमने पीछे देखा था, इथाइल कार्बोकेटायन। और एक ऐसा कार्बोकेटायन है प्राइमरी जिसे हम 1 डिग्री ऐसे दिखाते हैं। और अगर जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो और वो एक ऐसे कार्बन से लिंक है जो डायरेक्टली 2 कार्बन हैं तो ऐसे कार्बोकेटायन को हम बोलते हैं सेकेंडरी कार्बोकेटायन। इसका नाम है आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटायन। और ये कौन सा कार्बोकेटायन है, सेकेंडरी, क्योंकि ये डायरेक्टली जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो 2 कार्बन एटम से लिंक है। इसके बाद अगर हम थर्ड पे चलें, अगर जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो डायरेक्टली 3 कार्बन से लिंक है तो ऐसे कार्बन को हम बोलते हैं टर्शरी कार्बोकेटायन। इसका नाम है टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन। 3 डिग्री। आई रिपीट, प्राइमरी कार्बोकेटायन वो होगा जिसमें कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो और वो डायरेक्टली एक कार्बन से रिलेटेड हो। सेकेंडरी वो जिस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज हो वो डायरेक्टली 2 कार्बन से लिंक हो। ऐसे ही टर्शरी वो जिसमें जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो 3 कार्बन से डायरेक्टली। तो कर लिया नोट। लेकिन आपको मैं एक बात बताना चाहूँगा कि CH3+ जो कि मिथाइल कार्बोकेटायन है, स्टूडेंट कहाँ कंफ्यूज होते हैं कि वो इसी को ही प्राइमरी मान बैठते हैं और क्वेश्चन गलत कर देते हैं। इसे हम बेसिकली 0 डिग्री कार्बोकेटायन बनता है, क्योंकि मैंने बोला कि अगर कार्बन पॉजिटिव एक कार्बन से जुड़ा है तो प्राइमरी है। अब ये तो किस से नहीं, यानी 0 कार्बन से जुड़ा है, इसलिए हम इसको 0 डिग्री कार्बोकेटायन भी बोल देते हैं, 0 डिग्री कार्बोकेटायन। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं लेक्चर के नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कार्बोकेटायन के ऑर्बिटल स्ट्रक्चर के बारे में। लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि जो कार्बोकेटायंस हैं, कार्बोकेटायंस वो प्लेनस केमिकल स्पीशीज हैं, आर प्लेनर केमिकल स्पीशीज, यानी दैट इज the hybridization
ऑफ कार्बन कैरिंग पॉजिटिव चार्ज इज sp2, यानी जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। और कार्बोकैटायन इसलिए कौन सी स्पीशीज है? आर प्लेनर स्पीशीज। अब हम एग्जांपल यहाँ लेंगे Cr3+ का। अब ये R क्या है? R है या तो ये कोई मोनोवैलेंट एटम होगा, जैसे H हो गया, या ये मोनोवैलेंट मॉलिक्यूल होगा जैसे CH3 हो गया। अगर मान लो मॉलिक्यूल लिखेंगे यहाँ पर, एटम और मॉलिक्यूल। अगर मान लो मोनोवैलेंट एटम, मान लो R मोनोवैलेंट एटम है यानी हाइड्रोजन है, तो हमारे पास जो कार्बोकैटायन बनेगा वो बन जाएगा CH3+। या अगर मान लो मोनोवैलेंट मॉलिक्यूल है, एक R मोनोवैलेंट मॉलिक्यूल है, तो हमारे पास बन जाएगा CH3C पॉजिटिव। ये हमारे पास कौन सा कार्बोकैटायन आ गया? टर्शरी कार्बोकैटायन, क्योंकि जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो डायरेक्टली किससे रिलेटेड है? 3 कार्बन एटम से लिंक है। तो ठीक है, अब इसको समझ आया कि मोनोवैलेंट एटम और मॉलिक्यूल का क्या कॉन्सेप्ट होगा। अब हम देखते हैं ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोकैटायन में। कार्बन प्लेनर स्पीशीज है तो हम प्लेनर स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, R R। अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड थोड़े लार्ज स्मॉल हो तो आप देख लेना, जो इनके बीच का बॉन्ड एंगल होगा वो कितना होगा? क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज हैं, वो होगा 120 डिग्री। और जो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल होगा वो होगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग दीज 3 मोनोवैलेंट एटम या मोनोवैलेंट ग्रुप। ये जो 3 है जो R के साथ, ये है हमारे सिग्मा बॉन्ड, और जो ये है एम्प्टी p ऑर्बिटल, और कार्बन के ऊपर होगा पॉजिटिव चार्ज। और इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? हमने डिस्कस किया है sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। और R क्या है? मोनोवैलेंट एटम भी हो सकते हैं या मोनोवैलेंट मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। जिस प्लेन में ये 3 R हैं, ये अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल उसके परपेंडिकुलर हैं। मान लो एग्जांपल से बता देता हूँ कि ये हमारे पास ये 3 बॉन्ड है R R R वाले, लेकिन जो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल हैं वो कुछ इस तरीके से इसके परपेंडिकुलर होगी। अब आप देख सकते हैं जैसे आपकी तरफ इस डायरेक्शन में। तो चलिए एक बार हम ऑर्बिटल स्ट्रक्चर को रिकैप कर लेते हैं कि कार्बोकैटायन कौन सी स्पीशीज है? प्लेनर। और कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। हमने शेप देखी कार्बोकैटायन की, R यहाँ पे क्या है? मोनोवैलेंट एटम या मॉलिक्यूल। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक पढ़ते रहिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।